नमस्कार, बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का भारत समाचार पर। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत के प्रधानमंत्री और काशी के सेवक नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद, हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। प्रधानमंत्री जी, 2014 और 2019 दोनों इंटेंशनली लड़ा, बहुत ही इंटेंसिफाई तरीके से लड़ा। अब ये चुनाव 2024 का, ये आपको कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है और बाकी चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? 2014 का जो चुनाव था, मैं देश के लिए नया था और ज़्यादातर मीडिया के माध्यम से मुझे बहुत ही नेगेटिव रूप में देश ने मेरे विषय में सुना था। तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी कि इसको इतना काला, इतना बुरा कह रहे, तो देखो तो सही यार कैसा है ये। तो आम आदमी के लिए क्यूरियोसिटी थी। लेकिन चूंकि गुजरात में देश भर के लोग होते हैं तो उनके माध्यम से कुछ न कुछ बातें पहुंचती होगी। तो धीरे धीरे कानों कान। लेकिन उस समय मीडिया ने मेरे खिलाफ जो 20 साल तक एक बाउंडर बना करके रखा हुआ था, तो जनता के लिए बहुत मुश्किल था कि भाई सच क्या है। तो वो पल थे जब 2019 में मैं चुनाव में गया, तो जनता के पास विश्वास था कि यार 2014 में हमने सही निर्णय किया। जनता खुद गर्व अनुभव करती थी कि हमारा निर्णय सही निकला। लोगों ने भले कुछ भी कहा हो, लेकिन आदमी काम का है। ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत बन गया। और 2024 का चुनाव जो है वो मैं साफ देख रहा हूं, मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है। 2024 का चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। शायद हिंदुस्तान का पहला चुनाव ऐसा है कि जिसकी ओनरशिप देश के नागरिकों ने ली है, देश के युवाओं ने ली है, देश की महिलाओं ने ली है, देश के गांव गरीब बस्ती में रहने वाले हमारे परिवारजनों ने ली है। और लोगों को लगता होगा कि मैं कहता हूं कि मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, वो शब्द नहीं है। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में अनुभव कर रहा हूं कि जैसा एक परिवारजन अपने परिवार के व्यक्ति के लिए जी जान से जुड़ता है, वैसे ही 140 करोड़ परिवारजन मुझे अपने परिवारजन के रूप में मेरे लिए जुट रहे हैं, खुद खर्चा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दिव्यांग है, अशक्त है, बूढ़ी माँ है। जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ जी, शायद ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया होगा। ये सारा कमाल तो उन्हीं का है। 140 मैं काशी में देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है जी, सिर्फ नमस्ते करता हूँ और भरपूर आशीर्वाद मिल जाते हैं। जब आप रैलियों में जाते हैं प्रधानमंत्री, युवाओं से मिलते हैं, महिलाओं से, ढेर सारी लाखों जनता से इंटरेक्ट करते हैं, क्या वाइब्रेंसी फील कर रहे हैं आप? उनसे क्या महसूस कर रहे हैं कि उनकी आपसे क्या आकांक्षाएं हैं? पहली बात है कि मेरे लिए जनता जनार्दन वो ईश्वर का रूप है। तो मैं जब जनता को देखता हूँ तो मैं भीड़ नहीं देखता हूँ, मैं चेहरे नहीं देखता हूँ, मेरे मन में ईश्वर का कोई रूप दिखता है। और मैं ऐसा जब वहाँ बैठता हूँ या खड़ा रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे ईश्वर के सामने, मेरे आराध्य के सामने एक पुजारी की तरह, एक सेवक की तरह प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी पूजा में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे समर्पण में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरी त्याग तपस्या में कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं, ये मेरा जो ईश्वर है
उसकी वैसे ही पूजा करूंगा, वैसे ही साधना करूंगा, उसकी जो भी आवश्यकता है उसी लगन से मुझसे हो सकेगा एक सेवक की तरह करता रहूंगा। आप तीसरे कार्यकाल के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस देश के लिए क्या विजन है, क्या रोड मैप है आपका? आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर के 2024 तक मेरे हर कार्य में देश का सामान्य मानवी सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। पहले मेरे मन में कोशिश रही कि उसकी कठिनाइयों को कम करूं मैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उसको जो जरूरतें हैं, ये देश उनका है, ये अंग्रेज हुकूमत नहीं कर रहे हैं जी, ये देश लोग इस पर हुकूमत करते हैं। उसको छोटी छोटी चीजों के लिए जिद्दोजहद करना पड़े जी। मसलन से लड़ना, छोटी चीजें मतलब मसलन जैसे पानी, रहने के लिए घर, बच्चों के लिए शिक्षा, बुजुर्गों के लिए दवाई हो, पढ़ाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मेरे देश को, लोगों को 75 साल के बाद इसको पाने के लिए हाथ पैर पसारने पड़े, ये नहीं चल सकता। वो मेरे देश का मालिक है और चाहे मैंने टॉयलेट बनाने का काम किया हो, चाहे मकान बनाने का काम किया हो, समाज में से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आना, जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। अब मेरा काम है वो 25 करोड़ किसी भी हालत में वापस गरीबी में नहीं जाने चाहिए, इसलिए उनका हैंड होल्डिंग होना चाहिए। दूसरा, पहले मुझे 25 करोड़ को बाहर लाने में मेहनत ज़्यादा पड़ी, अब जो बाकी बचे हैं उनको मैं बहुत तेजी से ले आऊँगा, क्योंकि उन्होंने भी देखा यार वो तो उसका जीवन बदल गया। क्यों? उसने 2 चीज़ की थी, उसको भी लगेगा यार मुझे मौका मिला तो मैं भी करूँगा, मैं भी निकल आऊँगा। तो मेरे मन में एक स्वभाव है। और दूसरा, ईज ऑफ लिविंग। आज मध्यम वर्ग के परिवार हर 10 कदम पे कहीं कहीं सरकार आके टांग लगाती है। हाँ बिल्कुल, सरकार परेशान करती है, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये एनओसी लाओ, वो एनओसी नहीं गए वहाँ। ट्रू। ये क्या लॉजिक है जी? टेक्नोलॉजी का जमाना है, जनता जनार्दन पे भरोसा करो, वो हमसे ज्यादा ईमानदार है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। जब मैंने कहा, अब देखिए आपको कैसी कैसी चीजें हमारे देश में चलती थी, दर्द होता है जी। और आप मीडिया वालों ने भी ये कुछ नहीं किया, आपको नेताओं की इधर उधर करने में अपना टाइम बर्बाद किया। मुझे बताइए कि हमारा एक नागरिक, जेरोक्स का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बुरा हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर के घर जाकर के थप्पा मरवाना पड़ता है, एमएलए एमपी या कॉर्पोरेटर के यहाँ, उसको जाकर के अफसरों से सर्टिफाई करना पड़ता है। मैंने कहा क्या जरूरत है, वो खुद सेल्फ सर्टिफाई करके दे दे कि मेरा सर्टिफिकेट है, उसका एक जेरोक्स कॉपी है और मैं सबमिट करता हूँ। जिस दिन उसका फाइनल इंटरव्यू होगा उस दिन ओरिजिनल दिखा दे भाई। मैंने सब बंद कर दिया। इसका मतलब ईज ऑफ लिविंग आया, सरकार उसकी जिंदगी से निकल गई। ऐसी बहुत सी चीजें, अब जैसे पहले आपने देखा रेलवे स्टेशन पे कतारें लगी रहती थी रिजर्वेशन के लिए, उसको बेचारे को 100-200 रुपये के रोजगार छोड़ करके कतार में खड़ा रहना पड़ता था आरक्षण के लिए ट्रेन में। मैंने कॉमन सर्विस सेंटर शुरू कर दिए, देश में करीब 5 लाख, आप वहाँ पर जाके टिकट निकाल सकते हो। गाँव आना, पूरा दिन खराब करना कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डायलिसिस सेंटर शुरू किए थे हर देश में। अब डायलिसिस के लिए मुझे मैन पावर तैयार करना पड़ा, नए नौजवानों को रोज़गार देना, उनकी ट्रेनिंग करना, डायलिसिस के लिए सारे मशीन लाना,
आज मैंने देखा, एक बार मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर रहा था, डायलिसिस एक ऐसी चीज है कि जिसको किए बिना कोई चारा ही नहीं है जी, चारा ही नहीं। अपने गांव से डायलिसिस के लिए जाना, 200 किलोमीटर दूर जाना, 300 किलोमीटर दूर जाना, रात भर वहाँ पड़े रहना, सुबह नंबर लगे, मुझे पीड़ा करता था। मैंने आज हिंदुस्तान में हजारों अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर खोल दिए, मुफ्त डायलिसिस करवाता हूँ सबका। अब ये सामान्य व्यक्ति में आपके हिसाब के कभी भी नहीं आया। आपने इतने सालों से मीडिया में होंगे, कभी डायलिसिस की स्टोरी नहीं की होगी, कभी आप डायलिसिस पेशेंट को नहीं मिले होंगे। मतलब आप लोग भी जो मीडिया में अपने आप को बड़े तिस्मार का मानते हो, आपको पता नहीं है, मैं आप यानी मतलब मिस्टर ब्रिजेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पता नहीं देश में क्या बदलाव हो रहा है। आज वो मैं एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझे छोटा उदयपुर की एक मुस्लिम महिला मिली, बोले साहब मेरा 2000 रुपया हर हफ्ते का बच रहा है और मेरा शौहर बच जाएगा, बोले उसको ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। ये आशीर्वाद है जी। अब देखिए, हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, देश में 2 लाख के करीब बनाने के मर्ग काफ़ी बन चुके हैं। आप देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर से अपने गांव से अपनी बीमारी की चर्चा कर सकते हैं। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन, मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूँ, उसको भरोसा होने लगा है। उसकी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वहीं हो जाती है, उसको शहर गांव जाने की जरूरत नहीं है जी। निर्णय छोटे होते हैं जी। मैंने देखा है दिल्ली में एम्स में लोग अपना नंबर लगे इसलिए 2-2, 3-3 दिन वहाँ बाहर फुटपाथ पर पड़े रहते थे। मैं नथिंग टू डू, वो ऑनलाइन करे, अपना टोकन मिल जाए, टोकन मिले उस समय वो आ जाए। यानी सामान्य मानवी की जिंदगी उस बदलाव आया। ईज ऑफ लिविंग, ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा, अब मुझे 2047 ये मेरा लक्ष्य है। मेरे देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय दुनिया के जो समृद्ध देशों की होती है ना, उतनी मुझे करनी है। दुनिया में ओलंपिक होता है और मेरा देश 2-2 दिन तक इंतजार करे यार कोई गोल्ड मेडल आए, कोई टैली तो बढ़े। मुझे आज दुनिया में गोल्ड मेडल में मेरे बच्चे आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ। नोबेल प्राइज में कभी नाम ही नहीं आता हिंदुस्तान का। मैं चाहूँगा मेरे देश के लोगों के रिसर्च क्यों पर दुनिया में नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारत के लोगों के पास सामर्थ्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। आज फिनटेक, यूपीआई, दुनिया जब देखती है कि अरबों खरबों का कारोबार गांव का गरीब आदमी भी, रेहड़ी पटरी वाला भी मोबाइल से कर लेता है, ये रिवॉल्यूशन आंखों के सामने हम देख रहे हैं। मैं 2047 में दुनिया का समृद्ध देश तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन दुनिया की ज़रूरतों को पूरे करने का सामर्थ्य दुनिया के भारत से प्रेरणा ले कि हाँ भाई आगे बढ़ना है तो हमें भारत की तरह बढ़ना है, उस दिशा में मैं ले जाना चाहता हूँ। विपक्ष इस चुनाव में जिन मुद्दों का और जिन एजेंडों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, आप और आपकी पार्टी कितना सहज पाते हैं उन मुद्दों को जो विपक्ष रेज कर रहा है? और इसी में एक सवाल और है कि आपको 400 क्यों चाहिए और 400 का लक्ष्य आपने क्यों रखा है, इसके पीछे आधार क्या है? पहली बात यह है, क्या इस देश का मीडिया ये विपक्ष कर करके उनकी गंद को फैलाने का काम क्यों कर रहे हो? जो लोग बोलते हैं उनको भी तो कभी पूछो कि भाई तुम्हारे इस एजेंडा के पीछे लॉजिक क्या है, तुम जब सरकार में थे तब तुमने इसमें क्या किया था, अब तुम कहते हो कि ये करना चाहते तो कैसे करोगे, मोदी ने क्या नहीं किया इसकी सूची लेके घूम रहे हो। मान लीजिए वो कहेंगे कि फलानी जगह पे मोदी ने तालाब नहीं बनाया, ठीक है, क्या किसी मीडिया ने पूछा कि 60 साल तुम थे, तुमने तालाब क्यों नहीं बनाया? क्या वो तालाब तुमने बनाया था, मोदी ने आके भर दिया क्या? आप लोगों में वो हिम्मत नहीं है उनको पूछने की, और उनके झूठ को लेकर के दुनिया भर में टहलते रहते हो। और हम जैसे लोग जो इजीली अवेलेबल है उनके मुंह में उंगलियां डाल डाल करके पूछ रहे हो। तो पहली बात यह है कि विपक्ष का कोई एजेंडा ही नहीं है, विपक्ष गालियां दे रहा है।
अब विपक्ष का हाल देखिए, उन्होंने इंडी अलायंस बनाना है। मैं हकीकतों के आधार पर बोल रहा हूँ, और उसमें आप भी सहमत होंगे, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आप भी सहमत। जैसे इंडी अलायंस बोर्ड लग गया, क्या इंडी अलायंस बना क्या? जितनी बार वो इकट्ठे हुए, 3 या 4 बार इकट्ठे हुए, फोटो ऑप हुआ, हर बार संख्या कम होती गई। दूसरा, पहले अध्यक्ष आता था, फिर महासचिव आने लगा, फिर उससे भी जूनियर आने लगा, अब तो आना ही बंद हो गया। मतलब इंडी अलायंस शेप ही नहीं ले पा रहा है। इतना बड़ा देश का चुनाव है और आप गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप गठबंधन नहीं बना पाए। फिर गठबंधन में लेटर एंड स्पिरिट भी होता है। लेटर एंड स्पिरिट होता है तो आपका काम था कि आप साथ मिलकर के चले, कम से कम एक दूसरे का सहयोग करें। फर्स्ट फेज का चुनाव, आपका सबसे बड़ा विश्वस्त साथी लेफ्ट, आपकी आइडियोलॉजी पर पूरा का पूरा कब्जा लेफ्ट का, लेकिन आपने केरल में जाके लेफ्ट के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, लेफ्ट के खिलाफ अनाप शनाप भाषा बोली। लेफ्ट वालों ने भी शायद हिंदुस्तान में किसी राज्य में ऐसी गंदी भाषा नहीं बोली गई जो केरल के चुनाव में बोली गई है, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया इसको। इसका मतलब आपने इंडी अलायंस के स्पिरिट को पहले ही दिन पीठ में छुरा भोंक दिया। वो चल नहीं सकता है। मतलब आप रणनीति के तहत भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, नीति के तहत तो कोई आपके पास से अपेक्षा ही नहीं है, और इसलिए आप इंडी अलायंस के नाम पर अपने अपने कुनबे को बचाने में लगे हो। और कुनबा भी कैसा? जैसे उनका एक साथी है एसपी, जो आपके उत्तर प्रदेश से है। क्या उत्तर प्रदेश में यादव समाज में होनहार नौजवान नहीं है क्या? क्या यादव समाज में देश को नेतृत्व कर सके ऐसे लोग नहीं है क्या? एक ही कुनबे के सभी यादवों को टिकट देना और पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी यादव को के तरफ न जाना, मतलब कुनबा बचाना। इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कुनबा कैसे बच जाए। तीसरा, इंडी अलायंस देखेंगे आप तस्वीर, ज़्यादातर वो लोग हैं जमानत पर आए हुए हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके बेटों के लिए वो जूझ रहे हैं। न वो देश के लोकतंत्र के लिए जूझ रहे हैं, न देश को अच्छी सरकार देने के लिए जूझ रहे हैं, न ही वो देश में सामने जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनके पास एक मिनट नहीं है, एक पल नहीं है। प्रधानमंत्री जी, 400 का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2019 से 24 हम 400 सीट के साथ पार्लियामेंट में है। बीजेपी, एनडीए, एनडीए प्लस, पूरे 5 साल मेरे पास 400 का समर्थन रहा है। तो 400। अब सवाल ये है कि आपका बेटा बड़ा तेजस्वी है, 90 मार्क ले आया, फिर भी आप उसको कहेंगे देखो बेटे अगली बार 95 लाना है, कहोगे कि नहीं कहोगे? आप ये कहोगे नहीं नहीं 90 हो गए, तेरे और साथियों को तो 50 भी नहीं आता है, क्या मेहनत करते हो, जाओ 60 आएंगे तो भी चलेगा। कोई नहीं कहता, हर कहता है नहीं यार 95 करना चाहिए। अगर मेरे पास 400 है तो मैं तो चाहूँगा कि 400 से पार जाऊँ। दूसरा, 400 पार का नारा देश की जनता से आया था, हमारी तरफ से नहीं आया। हमने जो नारा दिया वो धारा 370 का स्मरण कराने के लिए, 370 पार, बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, ये था। जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव या विपक्ष के दूसरे नेता साथ आते हैं और आपकी व्यक्तिगत आलोचना भी होती है, आपके काम की भी आलोचना होती है, मन में गुस्सा आता है? पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।
लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए, आपको पसंद है? मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आलोचना नहीं होती है, आरोप होते हैं। आलोचना और आरोप में बहुत फर्क होता है। आलोचना करने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। भाई मोदी ने कहा कि 11 करोड़ टॉयलेट बने, तो रिसर्च करनी पड़ती है। चलो इस गांव में कितने बने, इस जिले में कितने बने, इस राज्य में कितने बने। मोदी झूठ बोल रहा है, 10 करोड़ बने हैं, 11 करोड़ बोल रहा है। आलोचना होती है, नहीं कर रहे हैं जी। मैं तो चाहूँगा कि परमात्मा विपक्ष को बहुत ताकत दें ताकि वो आलोचना करने का सामर्थ्य आए उसमें। लोकतंत्र में वाद विवाद संवाद अनिवार्य है। मुझे दुख इस बात का रहा कि 2014 से 2024 मुझे ये सौभाग्य ही नहीं मिला आलोचना का। आरोपी मैं आलोचना का सौभाग्य ढूंढ रहा हूँ जी। अगर 5-15 भी लोग भी इस बार अच्छे जीत करके आए ऑपोजिशन में और बढ़िया मेहनत करके आलोचना करे और सरकार को मजबूर करे, लोकतंत्र तब मजबूत होता है जी। मैं तो मीडिया से भी कहता हूँ कि आप लोगों के ये जो कूड़ा कचरा लेकर के घूमते रहते हो, आप रिसर्च करो, रिसर्च करके मुद्दे ले आओ, मुद्दे लेकर के आलोचना करो सरकार की। मैं पक्का मानता हूँ कितनी भी तिस्मार का सरकार होगी ना, लाइन पे आ जाएगी। और आप आलोचना पसंद करते हैं, बुरा नहीं मानते? मैं अनिवार्य मानता हूँ, पसंद छोड़िए, अनिवार्य मानता हूँ। मैंने इंडिया अलायंस पे आरोप नहीं लगाया, मैंने इंडिया अलायंस का एनालाइज किया। क्या किया? पहले में कितने थे, दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे, उन्होंने केरल में क्या किया, उन्होंने उत्तर। मैं एक एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अब 2 छोटे छोटे सवाल हैं। आपको जब तानाशाह कहते हैं लोग और आरोप भी लगाते हैं, आपको गुस्सा आता है? मन में क्या चलता है, रिएक्शन क्या होता है आपका? पहली बात ये है, आपको वो इतना ही सम्मान देता हूँ जो मैं देश के किसी भी नागरिक को देता हूँ। क्यों? इसलिए कि आप जब सार्वजनिक जीवन में है, आपके लिए 140 करोड़ देशवासी आपका परमात्मा है, तो आपने अपना फोकस नहीं बदलना चाहिए। आपने जिस लक्ष्य पे चले, आप इधर उधर चाहेंगे कि यार ये बोला तो मैं उधर देखूं, वो बोला तो नहीं जी मुझे तो वहाँ जाना है। तो मैं एक प्रकार से बड़े विरक्त भाव से और लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से जी रहा हूँ। और एक प्रकार से कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि जो आलोचना आरोप होते हैं, गालियाँ पड़ती हैं, वो मेरी हेल्थ को भी अच्छा लगती है। आप वैचारिक धरातल पर बीजेपी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। मैं कौन होता हूँ बीजेपी को वैचारिक धरातल पर ले जाऊँ? वेद से विवेकानंद तक जो भी कहा गया है, उससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? वेद से विवेकानंद तक इतना कहा गया है जो पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकता है। न सिर्फ भारत की आवश्यकता है, हम उसको समर्पित भाव से काम करें। और जहाँ तक हमने इन्हीं वेद से विवेकानंद तक जो कुछ भी हमने पाया है, उसको अगर मैंने शब्दों में ढाला है, तो शब्दों में ये ढाला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। काशी के जनसेवक मोदी जी 4 जून को क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 4 जून को 140 करोड़ देशवासियों का भव्य विजय होगा। 140 करोड़ देशवासियों ने जो सपने संजोए हैं, उन सपनों को नई ऊर्जा मिलेगी, नया सामर्थ्य मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर आप कहें तो हम पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके देश की जनता के आशीर्वाद प्राप्त कर करके फिर से एक बार हम सरकार बनाएंगे। एनडीए बहुत ताकत के साथ उभरेगा और चुनाव के बाद एनडीए प्लस भी बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगा। और देश का दुर्भाग्य होगा कि इस देश में इस बार चुनाव में मान्य विपक्ष भी बनने की संभावना नहीं होगी। वो इतने कम नंबर में आएंगे कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोदी प्रेडिक्शन नहीं करता है। मैं जो देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो टीवी वाले बताते हैं, जो इसके ज्ञाता लोग बताते हैं, वो उनका काम है।
प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद हमें समय बहुत देने बहुत के लिए। नमस्कार भैया, और बहुत मैं बहुत आपका नमस्कार। अभिनंदन करता हूँ, Thank आपने you, हमारे दर्शकों के Thank लिए you. समय निकाला। Thank you. आपका धन्यवाद। थैंक यू। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये साक्षात्कार आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय और कमेंट्स हमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।